हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से यूजीसी नेट की पेपर 2 की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की चैप्टर 3। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। चैप्टर 3, कार्मिक प्रशासन, प्रकृति तथा क्षेत्र। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, नेचर एंड स्कोप। कार्मिक प्रशासन लोक सेवा के सरकारी प्रशासनिक तंत्र का संचालन करता है। इससे आज से सरकार के कार्मिकों के वर्गीकरण, भर्ती, नियुक्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पारिश्रमिक, अनुशासन व सेवानिवृत्ति इत्यादि से संपूर्ण प्रक्रियाओं से है। कार्मिक प्रशासन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। कार्मिक प्रशासन की विद्वानों द्वारा निम्न प्रकार से परिभाषा दी गई है। मार्शल ई डिमॉक के अनुसार सेवी वर्ग प्रशासन ऐसी प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति एवं रोजगार संबंधों का नियमन तथा परिवर्तन किया जाता है। एडविन फ्लैपो के अनुसार सेवी वर्ग प्रबंधन कार्य करने वाले लोगों की कार्य संपन्नता को नियोजित, संगठित, निर्देशित एवं नियंत्रित करता है। पिगर्स एवं मायर्स के अनुसार सेवी वर्गीय प्रशासन कार्मिकों की संभावित क्षमता को विकसित करने की विधि है, जिससे उन्हें अपने कार्य से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो तथा संस्था को उनके परिश्रम का लाभ मिले। कार्मिक प्रशासन का क्षेत्र। सेवी वर्ग प्रशासन अर्थात कार्मिक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी प्रक्रियाएं व गतिविधियां शामिल हैं जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन में सेवी वर्ग विकास तथा प्रशासन तंत्र की कार्यकुशलता बढ़ाने से संबंधित है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र शामिल है। फर्स्ट है वर्गीकरण, सेकंड है भर्ती और थर्ड है प्रशिक्षण। वर्गीकरण, सेवी वर्ग प्रशासन में कार्मिकों के सभी वर्गों को कर्तव्य व दायित्वों अथवा रैंक के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण के आधार पर कर्मचारियों को वेतन व्यवस्था का निर्धारण किया जाता है। सेकंड है भर्ती। इसके तहत प्रशासन तंत्र में कार्मिकों की योग्यता, क्षमता अथवा अनुभव के आधार पर लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार लिए जाते हैं। थर्ड है प्रशिक्षण। कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि तथा उन्हें सौंपे गए दायित्वों को निर्वहन के योग्य बनाने हेतु उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। कार्मिक प्रशासन, प्रकृति तथा क्षेत्र। पदोन्नति। फोर्थ पॉइंट क्या है? पदोन्नति। यह आंतरिक भर्ती की ही एक प्रक्रिया है जिसके तहत कर्मचारियों की योग्यता अथवा वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाती है। कार्मिक प्रशासन में वेतन व्यवस्था। कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था को निम्न प्रकार में से समझ सकते हैं। फर्स्ट है मूल्यांकन। इसके तहत सभी कर्मचारियों की योग्यता व प्रभावशीलता का सही मूल्यांकन किया जाता है। सेकंड है अनुशासन। इसके तहत कर्मचारियों के अनुशासन, निलंबन, पदमुक्त इत्यादि के संबंध में नियम निर्धारित किए जाते हैं। उपरोक्त के अलावा सेवी वर्ग प्रशासन के तहत शोध कार्य, श्रम संबंध कार्य, विश्लेषण, कर्मचारियों के चिकित्सा संबंधी कार्य इत्यादि भी शामिल किए जाते हैं। स्पष्ट है कि सेवी वर्ग प्रशासन का क्षेत्र व्यापक है। किसी भी प्रशासनिक तंत्र की सफलता में कार्मिक प्रशासन की सफलता आवश्यक है। हरमन फाइनर के अनुसार लोक प्रशासन का प्रधान तत्व कर्मचारी है, अतः कार्मिक प्रशासन एक महत्वपूर्ण एवं व्यापक अवधारणा है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण एक क्रिया है। इसका अर्थ व्यक्तियों, वस्तुओं या विचारों को समूह या सामूहिक रूप से समान या एक से गुणों के आधार पर व्यवस्थित, विभाजित अथवा एकीकृत करना है। दूसरे शब्दों में किसी भी संगठन के कार्य करने वाले कार्मिकों का उसके पद, कार्यों, वेतनमान, अधिकार व दायित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह संगठन में समरूपता लाता है तथा इसके कार्य निष्पादन व मूल्यांकन सहज हो जाता है। वर्गीकरण की परिभाषा।
वर्गीकरण को लेकर विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्न है। प्रोफेसर एल.डी. वाइट के अनुसार पद वर्गीकरण की संपूर्ण योजना व ढांचा है जिस पर सेवा की कार्मिक आवश्यकताएं टिकी हुई है वह सार्वजनिक रोजगार से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य एवं उत्तरदायित्व के तार्किक विश्लेषण का परिणाम है। सेकंड है, फिफ्टनर कहते हैं कि वर्गीकरण से हमारा तात्पर्य यह है कि समान कार्य और समान उत्तरदायित्व वाले पद एक ही श्रेणी में रहें, चाहे वे किसी भी विभाग अथवा सेवा से संबंधित हो। वर्गीकरण की श्रेणियां। विश्व में पदों के वर्गीकरण की 2 श्रेणियां विद्यमान हैं। फर्स्ट है पद वर्गीकरण। यह वर्गीकरण जापान, अमेरिका, कनाडा, ताइवान, फिलीपींस में पाया जाता है। वर्गीकरण की इस व्यवस्था में सबसे नीची इकाई पद है जिस पर अनेक उत्तरदायित्व और दायित्व का समूह होता है जो किसी कर्मचारी को दिए जाते हैं तथा कर्मचारी की पद स्थिति और उसका वेतन उसके दायित्व और कर्तव्य पर निर्भर करता है। पद के प्रत्येक वर्ग के लिए एक विवरण तैयार किया जाता है जिसमें निम्न का प्रावधान होता है, जैसे वर्ग का नाम, कार्य तथा उत्तरदायित्व का विवरण, किए जाने वाले कार्य, पदोन्नति के नियम, वेतन। ग्लेन स्टाइल के अनुसार यदि पद वर्गीकरण के कच्चे माल हैं तो वर्ग एक प्रचलन इकाई है। पद वर्गीकरण के लाभ। पद वर्गीकरण के लाभ निम्न हैं। उच्च स्तरीय विशेषज्ञता को उपलब्ध कराना, उच्च स्तरीय विशेषज्ञता को उपलब्ध कराना, समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत की पुष्टि करना, यह एक समान नाम पद्धति बनाती है, योग्यता पर अधिक ध्यान देना ना कि वरिष्ठता पर, प्रत्येक कार्य की विषय वस्तु की व्याख्या करना, कार्मिक उच्च प्रबंधन के मध्य स्पष्ट सीमाएं होना, सेवा में व्यक्तिगत व राजनीतिक भेदभाव को समाप्त करना, वैज्ञानिक मानदंडों के प्रति संप्रेषणशील, सरकारी क्षेत्र में निजी सेवा से प्रवेश को आसान बनाती है। पद वर्गीकरण के दोष। पद वर्गीकरण के दोष निम्नलिखित है। कौन कौन से दोष है? कार्मिक क्षेत्र में कठोरता को प्रविष्ट करती है। इसको तकनीकी कुशलता के अभाव में लागू करना कठिन है। यह वर्गीकरण की विस्तृत प्रणाली है अतः इसकी तैयारी में अधिक समय लगता है। कर्मचारियों का वेतन और पद स्थितियों को लेकर असमंजस में हमेशा रहना यह विकासशील समाजों में उपयुक्त नहीं है। पद क्रम वर्गीकरण। इस प्रकार का वर्गीकरण भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, मलेशिया, पाकिस्तान, जर्मनी तथा लाओस में पाया जाता है। इसमें कार्मिकों का वर्गीकरण उनके पद के अनुसार श्रेणी के क्रम में किया जाता है तथा इसके कार्य का वर्गीकरण न होकर कार्मिकों का वर्गीकरण होता है। अतः प्रत्येक कार्मिक को एक निश्चित वर्ग में रखा जाता है और कार्मिक के वेतन और पद स्थिति का निर्धारण भर्ती के बाद उसे सौंपी गई सेवा के संदर्भ में किया जाता है। पद क्रम वर्गीकरण के लाभ। पद क्रम वर्गीकरण के निम्न लाभ है। फर्स्ट है कार्मिक प्रशासन में लोचशीलता के कारण अंतर्विभागीय स्थानांतरण का आसानी से होना। सेकंड है लोक सेवा के प्रति निष्ठावान होना, ना कि किसी पद स्थिति के प्रति। थर्ड है कुशल कार्मिकों को आकर्षित करना। फोर्थ है आसानी से लागू करना। फिफ्थ है कार्मिकों को पद स्थिति तथा वेतन के विषय में अधिक सुरक्षा प्रदान करना। सिक्स्थ है सामान्य के लिए अधिक उपयुक्तता। सेवंथ है इस व्यवस्था के वर्गीकरण का प्रयोग दीर्घ समय तक किया जा सकता है। और एट है वर्गीकरण की सामान्य व्यवस्था। पदक्रम वर्गीकरण के प्रमुख दोष निम्न है। फर्स्ट है यह लोक सेवा में विशेषज्ञता को बढ़ावा देता है। सेकंड है यह समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। पास सहना। थर्ड है यह कार्य आवश्यकता व पद की योग्यता के बीच की अधिक दूरी। फोर्थ है इस व्यवस्था का व्यक्तियों के पास आसपास रहना, ना कि पद के पास। फिफ्थ है किसी कार्य की विषय वस्तु को सविस्तार से निर्दिष्ट नहीं करना।
और शिस्त है वैज्ञानिक और वस्तुगत मापदंडों के निर्माण के प्रति संप्रेषण नहीं। भारत में पदक्रम का वर्गीकरण। भारत में पदक्रम वर्गीकरण प्रणाली है जिसे लोक सेवा नियम 1930 के द्वारा नियंत्रित किया गया। वर्तमान में निम्न सेवाएं हैं। फर्स्ट है अखिल भारतीय सेवाएं, सेकंड है केंद्रीय सेवाएं वर्ग फर्स्ट समूह ए, थर्ड है केंद्रीय सेवाएं वर्ग सेकंड समूह बी, फोर्थ है केंद्रीय सेवाएं वर्ग थर्ड समूह सी, फिफ्थ है केंद्रीय सेवाएं वर्ग फोर्थ समूह डी। सिक्स्थ है केंद्रीय सचिवालय सेवाएं वर्ग फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ समूह ए बी सी डी। सेवंथ है विशेषज्ञ सेवाएं और एट्थ है राज्य सेवाएं वर्ग फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। भारत में लोक सेवाओं के राजपत्रित और अराजपत्रित वर्ग में भी वर्गीकृत किया गया है। वर्ग फर्स्ट वर्ग सेकंड की सेवाएं राजपत्रित होती है, जबकि वर्ग थर्ड समूह सी और वर्ग फोर्थ समूह डी की सेवाएं अराजपत्रित होती हैं। जो सेकंड और फर्स्ट और सेकंड है ये राजपत्रित है और समूह जो थर्ड और फोर्थ है ये अराजपत्रित वर्ग है। राजपत्रित वर्ग के सदस्यों के नाम नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति के लिए सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं, जबकि अराजपत्रित में नहीं किए जाते। इसके अतिरिक्त राजपत्रित वर्ग के सदस्यों को कुछ ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त जो अराजपत्रित वर्ग के सदस्यों को प्राप्त नहीं है। राजपत्रित वर्ग के सदस्यों को अधिकारी कहा जाता है, जबकि अराजपत्रित वर्ग के सदस्यों को कर्मचारी कहा जाता है। भर्ती रिक्रूटमेंट। भर्ती का सीधा साधा अर्थ है विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए योग्य व्यक्तियों को खोजना। सामान्य रूप में भर्ती शब्द का प्रयोग नियुक्ति शब्द के समानार्थी रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कुछ लोग परीक्षाओं को भी भर्ती कहते हैं, कुछ लोग ट्रेनिंग को भी भर्ती बोलते हैं, लेकिन सही अर्थों में ये भर्ती का संकुचित अर्थ है। लोक प्रशासन में के संदर्भ में भर्ती से हमारा तात्पर्य नियुक्ति, प्रशिक्षण, साक्षात्कार का समूह नाम है। भर्ती की परिभाषाएं निम्न परिभाषाएं दी गई है। प्रोफेसर एल डी वाइट के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षाओं, रिक्त स्थानों एवं पदों के लिए व्यक्तियों को आकर्षित करना ही भर्ती है। सेकंड है डिमॉक के अनुसार विशिष्ट कार्यों के लिए उचित व्यक्तियों को विशिष्ट कार्य के लिए उचित व्यक्तियों को प्राप्त करना और कर्मचारियों के बड़े समूह के विज्ञापन निकालना या विशेष कार्य के लिए किसी उच्च दक्षता प्राप्त व्यक्ति को खोज ही क्या है भर्ती है कि खोज क्या है भर्ती। लूथर गुलिक के अनुसार भर्ती का अर्थ विज्ञापन दिए जाने से लेकर प्रशिक्षित नौसिखियों को अपने अंतिम कार्य में सुस्थापित करना। भर्ती के प्रकार। वर्तमान समय में भर्ती के दो प्रकार है, प्रत्यक्ष भर्ती और अप्रत्यक्ष भर्ती। प्रत्यक्ष भर्ती का अभिप्राय होता है कि लोक सेवा में खाली पड़े पदों के लिए योग्य और कुशल व्यक्तियों को भर्ती एजेंसी के माध्यम से सेवा में लाना। भर्ती केवल ज़्यादा प्रत्यक्ष माध्यम से ही होती है। प्रत्यक्ष भर्ती के लाभ निम्न हैं। लोक सेवाओं में प्रवेश के लिए ये सभी योग्य व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध कराती है। यह भर्ती के क्षेत्र में व्यापक बनाती है। ये स्नातक से सक्षम और योग्य लोगों को लोक सेवा के लिए आकर्षित करती है। यह सरकारी सेवा में नए विचारों, नए दृष्टिकोण तथा प्रगतिशील समझ रखने वाले नौजवानों को लाती है। ये लोक सेवाओं में ठहराव को रोकती है। लगातार नौजवानों को शामिल करने से ये सेवाएं समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, प्रशासन एवं तकनीकी परिस्थितियों में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप बनी रहती है। यह तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में भर्ती के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इनको नवीनतम जानकारी की आवश्यकता होती है। यह पहले से सेवायोजित लोगों को आकर्षित करती है कि उच्चतर पदों को प्राप्त करने के लिए ये अपने ज्ञान को नया करते रहें। प्रत्यक्ष भर्ती के दोष।
प्रत्यक्ष भर्ती के दोष निम्न हैं। इससे वे लोग भर्ती होते हैं जिनको प्रशासन का कोई अनुभव नहीं होता। सेकंड है, इसके लिए लंबा और संलग्न प्रशिक्षण आवश्यक होता है जो महंगा होता है। थर्ड है, ये कार्मिकों की पहल को कम करता है क्योंकि उच्च पदों को नई भर्ती के लिए खोल दिया जाता है। फोर्थ है, इससे वरिष्ठ और अनुभवी कर्मचारी में ईर्ष्या पैदा होती है क्योंकि वे युवा और अनुभवहीन लोगों के अधीन कार्य करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, उन कर्मचारियों को हतोत्साहित करती है जिनकी पदोन्नति नहीं होती और इससे अकुशलता बढ़ती है। सिक्स्थ है, पहले से सेवायोजित लोग अन्य कारणों से बाहरी लोगों के साथ खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। 7 पॉइंट है, इससे भर्ती एजेंसियों पर भार बढ़ता है जिनको लाखों प्रार्थियों से निपटना होता है। प्रत्यक्ष भर्ती की अच्छाइयों को अप्रत्यक्ष भर्ती की बुराइयों के तौर पर और इसी प्रत्यक्ष भर्ती को बुराइयों को अप्रत्यक्ष की अच्छाइयों के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष भर्ती का अभिप्राय लोक सेवा के कुछ खाली पदों के लिए अनुभवी व्यक्तियों से भरना जो पहले से ही सरकारी सेवा में है। अप्रत्यक्ष माध्यम से सिर्फ पदोन्नति द्वारा भर्ती होती है। अप्रत्यक्ष भर्ती के लाभ निम्न है। फर्स्ट है, अप्रत्यक्ष भर्ती में अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति होती है। सेकंड है, इसमें सेवारत कर्मियों को पदोन्नति के अवसर मिलते हैं। थर्ड है, तीसरा लाभ इस पद्धति का मितव्ययी होना उन्नति की संभावनाओं की आशा में कम वेतन पर काम करने की कार्मिक मिल जाते हैं। फोर्थ है, चौथा लाभ योग्य व्यक्तियों की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। यह पद्धति परीक्षा से अधिक आसान है क्योंकि कर्मचारी पहले से ही काम करने के अनुभव से युक्त होते हैं जिस कारण से उनकी काम करने की क्षमता और ईमानदारी का पहले से पता रहता है। अप्रत्यक्ष भर्ती के दोष। फर्स्ट पॉइंट है, इस प्रणाली में यह दोष बताया जाता है कि सेवा के अंदर से अर्थात पदोन्नति द्वारा भर्ती करने से चयन का क्षेत्र संकुचित हो जाता है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि उच्च पद केवल वही व्यक्ति को मिलता है जो पहले से सेवारत है। सेकंड पॉइंट है, इसमें लंबे समय से सरकारी सेवा करने वाले व्यक्ति संकीर्ण दृष्टिकोण तथा परिवर्तन का विरोधी होते हैं। थर्ड पॉइंट है, इस पद्धति की बुराई यह है कि साधारण काम करने वाले या औसत काम करने वाले कम योग्यता वाले सेवा के निम्न स्तरों में प्रवेश पदोन्नति द्वारा सेवा के उच्च पदों तक पर पहुंच जाते हैं। और फोर्थ पॉइंट है, कर्मचारियों को पता होता है कि उच्चतर पदों पर नियुक्ति उन्हीं में से की जाएगी, इसलिए वे अधिक परिश्रम नहीं करते। भर्ती के चरण। एक सुव्यवस्थित भर्ती प्रक्रिया में कुछ सुनिश्चित चरण होते हैं। भर्ती प्रक्रिया के चरणों को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। फर्स्ट है, जॉब मांग। इसके अंतर्गत भर्ती एजेंसी प्रत्येक जॉब के संबंध में अपेक्षित व उल्लिखित जानकारी प्राप्त करती है। ये कार्य जॉब विश्लेषण तथा जॉब विनिर्देशन द्वारा संपन्न होता है। सेकंड है, योग्यता। इसके अंतर्गत जॉब हेतु आवश्यक योग्यताएं, सामान्य शैक्षणिक व तकनीकी योग्यताओं का निर्धारण, अपेक्षित अनुभव, व्यक्तिगत व शारीरिक गुण अथवा आयु तथा निवास संबंधी आवश्यकताओं पर भी प्रकाश डाला जाता है। थर्ड है, आवेदन पत्र की अभिकल्पना। भर्ती प्रक्रिया के सुचारू संचालन हेतु आवेदन की अभिकल्पना जरूरी है। ये जॉब विवरणों तथा विनिर्देशकों के अनुरूप की जाती है जिसमें उम्मीदवारों से भी सभी अपेक्षित जानकारियां विधि जलमों के अंतर्गत मांगी जाती है। आवेदन अभिकल्पना का संबंध तथा मूल्य दोनों कारकों से होता है क्योंकि दोनों वास्तविक जीवन के परिस्थितियों में परस्पर सम्मिलित होते हैं। फोर्थ है, विज्ञापन। भर्ती एजेंसी स्थापित स्रोतों की रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन विभिन्न प्रभावी समाचार माध्यमों से करती है जैसे समाचार पत्रों, व्यापारिक परीक्षाओं, रोजगार समाचार पत्र, रोजगार कार्यालयों,
समाज कल्याण विभाग इत्यादि। जॉब विज्ञापनों में विपणन के अन्य रूपों की भर्ती प्रभावी लेखन तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपेक्षित कर्मचारियों में रुचि जागृत करना, उन्हें आकर्षित करना, त्वरित संप्रेषण कायम करना, अनिवार्य या प्रासंगिक बिंदुओं को जाहिर करना इत्यादि। आवेदनों की जांच। प्राप्त आवेदन पत्रों का उद्देश्य अनपेक्षित उम्मीदवारों को छांटना होता है। इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि उम्मीदवारी के लिए अपेक्षित जानकारी पूर्ण है अथवा नहीं, साथ ही उम्मीदवार को न्यूनतम योग्यता पूरी हो रही है या नहीं। यदि उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक है तो उनकी संख्या प्रबंधकीय स्तर पर सुनिश्चित करने हेतु कुछ मापदंडों का प्रावधान किया जाता है। चयन भर्ती। एजेंसी उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार अथवा दोनों आयोजित करती है। ये चयन के उपरांत चयनित उम्मीदवारों की सूची प्रतिभा के आधार पर तैयार कर उसे प्रकाशित किया जाता है। प्रमाणीकरण भर्ती। प्रमाणीकरण भर्ती एजेंसी उपयुक्त पाए गए उम्मीदवारों की सूची नियुक्त अधिकारी के विचारार्थ प्रस्तुत करता है। प्रमाणीकरण लोक सेवा आयोग का अंतिम कार्य है। चयन। सरकार द्वारा उपयुक्त पाए गए प्रत्याशी का चयन। पक्ष व्यवहार संवाद। जहां चयनित व योग्य उम्मीदवारों की सूचित किया जाता है, वहीं चयनित उम्मीदवारों को सूचना देना न देना एजेंसी पर निर्भर करता है। चयनित उम्मीदवारों को प्रेषित सूचनाओं में नियुक्ति से संबंधित सभी तथ्यों व शर्तों पर सुबोध व सुस्पष्ट वर्णन किया जाना आवश्यक है, अतः नियुक्ति पक्ष का प्रारूपण सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण ट्रेनिंग। प्रशिक्षण का आशय किसी विशेष कला, व्यवसाय या पेशे की शिक्षा देना है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में के संबंध से इसका मतलब ऐसे प्रशिक्षण देने से है जो किसी सरकारी कर्मचारी में काम करने की कुशलता, शक्ति अथवा और क्षमता में वृद्धि करे, जिससे वह अपने काम को अधिक उत्साह व दक्षता से करने लगे। प्रशिक्षण की परिभाषाएं। एस.एल. गोयल के अनुसार प्रशिक्षण एक विधि है जिसके द्वारा कर्मचारी के ज्ञान एवं दक्षता को बढ़ाया जाता है। डेल योडार के अनुसार प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक विशेष कार्य करने के लिए मानव शक्ति की पूर्ति की जाती है। विलियम जी टॉर्पे के अनुसार प्रशिक्षण कर्मचारियों में मौजूद सरकारी पदों के लिए और भविष्य के सरकारी पदों के लिए उनको तैयार करने के लिए उनकी कुशलताओं, आदतों, ज्ञान, प्रवृत्तियों का विकास करने की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य उनकी प्रभावशीलता में वृद्धि करना है। प्रशिक्षण के उद्देश्य। प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य अधिकारियों की दक्षता में वृद्धि करना अर्थात प्रशासन के हित के अधिकारी के कार्य को अधिक प्रभावपूर्ण बनाना। वर्ष 1944 में इंग्लैंड में एस्टेटन समिति ने प्रशिक्षण के 5 उद्देश्य बताए हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं? ऐसे लोक सेवक पैदा करना जो अपने काम को नियम के अनुसार स्पष्टता से कर सके। सेकंड है लोक सेवक को उन कार्यों के अनुकूल बनाना जो उसे एक परिवर्तनशील समाज में करने को दिए जाए। थर्ड है लोक सेवकों को समाज के प्रति जागरूक बनाना। फोर्थ है लोक सेवकों में उस तरह कार्य की और अधिक उत्तरदायित्व की क्षमता पैदा करना। और फिफ्थ है लोक सेवकों का मनोबल बढ़ाना। इसके अतिरिक्त लोक सेवकों में नए सदस्यों की कमियों को दूर करना, लोक सेवकों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाना, लोक सेवकों में ईमानदारी व समूह भावना को प्रोत्साहित करना, लोक सेवकों के मन में एक जन सेवक वाली प्रवृत्ति का विकास करना इत्यादि की प्रशिक्षण के अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। प्रशिक्षण के प्रकार। सामान्य तौर पर प्रशिक्षण के दो प्रकार हैं, औपचारिक प्रशिक्षण और अनौपचारिक प्रशिक्षण। औपचारिक प्रशिक्षण इस प्रकार का प्रशिक्षण व्यवहारिक व सैद्धांतिक रूप से लोक सेवकों को उनके कार्य के बारे में ज्ञान प्राप्त कराता है ताकि वे अपने उत्तरदायित्व का पालन सही ढंग से कर सके।
औपचारिक प्रशिक्षण को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण। यह प्रशिक्षण उनको दिया जाता है जो निकट भविष्य में किसी सार्वजनिक सेवा में प्रवेश करना चाहता है। ये एक व्यावसायिक प्रशिक्षण है। इस प्रकार का प्रशिक्षण अमेरिका में सर्वाधिक लोकप्रिय है। सेकंड है अभिमुखन प्रशिक्षण। इस प्रकार के प्रशिक्षण में नए सदस्यों को संगठन में से अवगत कराना, जिससे वे संगठन के वातावरण में काम करने के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके एवं काम करने की मूल धारणा को जान सके। थर्ड है सेवाकालीन प्रशिक्षण। इस प्रकार का प्रशिक्षण उन कार्मिकों को दिया जाता है जो पहले से किसी सेवा में संलग्न है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को दक्ष व कुशल बनाना होता है ताकि वे अपना कार्य अधिक कुशलता से कर सके। सेवाकालीन प्रशिक्षण अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिन रूपों पर निर्भर कर रहता है उनमें से कुछ निम्न प्रकार के हैं। फर्स्ट है प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। सैद्धांतिक भाषणों की श्रृंखला तथा क्षेत्रीय केंद्रों व विभागों में निरीक्षण भ्रमण इसमें शामिल है। इसमें कर्मचारियों को सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों जानकारी मिलती है। उदाहरण भारत में वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों का प्रशिक्षण। सेकंड है चक्रीय प्रशिक्षण। इसके अंतर्गत संगठन के विभिन्न विभागों में बार बार कार्य करना शामिल होता है। भारत में प्रांतीय लोक सेवकों का प्रशिक्षण इसी प्रकार से दिया जाता है। थर्ड है पुनरावर्ता प्रशिक्षण। इसके अंतर्गत कर्मचारियों के ज्ञान तथा तकनीकी कौशलों को आधुनिक बनाया जाता है। इस हेतु समय समय पर पुनः चर्चा पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। उदाहरण के लिए 1985 में LBS प्रशासनिक अकेडमी, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी, मसूरी में सभी स्तरों के IAS अफसरों हेतु आयोजन। पुनः प्रशिक्षण। इसके अंतर्गत नए विशेषज्ञता के नए क्षेत्र में आदेश या इसके पुराने क्षेत्र में संगठन प्रशिक्षण देना आता है ताकि कर्मचारियों की सामान्य क्षमता को व्यापक बनाया जा सके। सामान्यतः ये किसी कर्मचारी को नए कार्य सौंपने की स्थिति में दिया जाता है। पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सेवा में संलग्न कार्मिकों को पदोन्नति के लिए तैयार करना है, जिससे वे उस पदों के उत्तरदायित्व को सफलतापूर्वक कर सके। प्रवेश के उपरांत प्रशिक्षण। इस प्रकार के प्रशिक्षण और सेवाकालीन प्रशिक्षण ज़्यादा अंतर स्पष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेवाकालीन प्रशिक्षण कर्मचारियों के वर्तमान दायित्व से संबंधित होता है, जबकि प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण का उद्देश्य कार्मिकों को भविष्य के लिए तैयार करना होता है। सेकंड है अनौपचारिक प्रशिक्षण। इस प्रकार का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आधार पर नहीं दिया जाता, बल्कि अनुभव व योग्यता व कुशलता और व्यवहार के आधार पर दिया जाता है। जब नया लोक सेवक किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ कार्य करता है तो वह स्वतः ही अपने आप प्रशिक्षित हो जाता है और नई चीज़ें सीख जाता है। प्रशिक्षण की अन्य तरीके तथा पद्धतियाँ। फर्स्ट है व्याख्यान पद्धति। प्रशिक्षण का यह सबसे प्राचीन तरीका है। इसमें वरिष्ठ विद्वानों तथा अनुभवी अधिकारियों द्वारा व्याख्यान दिए जाते हैं। इनसे प्रशिक्षुओं को उनके काम के विभिन्न पक्षों पर नई नई जानकारी मिलती रहती है। सेकंड है सिंडिकेट पद्धति। प्रशिक्षण की इस पद्धति का जन्म इंग्लैंड में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हेलेन ऑन थेम्स में हुआ था। इस पद्धति में 3 या 4 प्रशिक्षुओं के छोटे समूह को अध्ययन का काम दिया जाता है। सामान्य सदस्यों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षु से उस विषय का गहन अध्ययन कराया जाता है, अतः यह प्रशिक्षण की भागीदारी पद्धति कहलाती है। अभिसंध 2 प्रकार के होते हैं, जानकारी संग्रह और समस्या समाधान। विषय अध्ययन पद्धति। इसमें विषय विशेष का गहन अध्ययन किया जाता है, गहराई से अध्ययन किया जाता है। इसके लिए वास्तविक मामलों का वर्णन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिनका अध्ययनाधीन मामले का व्यक्तिगत अनुभव होता है।
इसके बाद सामान्य सदस्य के मार्गदर्शन व देखरेख में सामूहिक परिचर्चा की जाती है। इस तरीके से लोक सेवकों की समझ और कार्यक्षमता विकसित होती है। इंसिडेंट पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को सबसे पहले प्रशासनिक समस्याओं से संबंधित तथ्य उपलब्ध कराए जाते हैं, फिर उससे इसका हल खोजने को कहा जाता है। उनके निर्णयों को विचार विमर्श के लिए रखा जाता है, जिसमें प्रशिक्षुओं से अपने निर्णयों को सही ठहराने को कहा जाता है। भूमिका अभिनय। इसमें प्रशिक्षुओं के सामने वास्तविक परिस्थिति को पैदा किया जाता है, जिसमें वह अपने काम के प्रति भूमिका अदा कर सके। ये प्रशिक्षण प्रदर्शन के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद भाग लेने वालों के व्यवहार पर परिचर्चा की जाती है। प्रबंधन खेल। इससे प्रशिक्षुओं की निर्णय निर्माण शैली और इसमें सम्मिलित व्यवहार की जांच करने और परिचर्चा तथा निरीक्षण के माध्यम से उनकी कमियों हल करने में मदद मिलती है। संवेदनशील प्रशिक्षण। इसे टी ग्रुप ट्रेनिंग भी कहते हैं। यह सबसे नवीनतम और जटिल पद्धति है। प्रशासनिक सिद्धांत के साहित्य में कर्मचारियों की व्यक्तिगत प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए इस पद्धति को लाया गया। इसका ध्येय व्यवहार के अपेक्षित ढंगों के प्रति प्रशिक्षुओं की मनोवृत्ति का अनुकूलन है। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।